अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ रमज़ईन और मैं हूँ सिद्रा मीर। बुलेटिन में सबसे पहले आपको ये बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम कौमी मामलात पर मुशावरत के लिए इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं को बुला लिया है। मुलाकात में इत्तेहादियों को हुकूमती फैसलों पर एतमाद में लिया जाएगा। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के रहनुमा वफाकी काबीना के इजलास के बाद वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। इमरान खान मुस्लिम लीग काफ, MKM, GDA और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं को मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद मिलेंगे। वफाकी वज़रा शेख रशीद, फहमीदा मिर्ज़ा, मोनस सलाही और तारिक बशीर चीमा भी मौजूद होंगे। इत्तेहादी जमातों से हुकूमती फैसलों के हवाले से भी मुशावरत होगी। और अब आपको बताएं कि हुकूमत और कलअदम तहरीक लब्बैक के दरमियान मुआहदे में अहम पेशरफ सामने आई है। पंजाब हुकूमत ने कलअदम तहरीक लब्बैक के 840 कारकुनों को रिहा कर दिया। बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ हैं। नईम, इन कारकुनों को क्यों गिरफ्तार किया गया था? जी सिद्रा, बड़ी अहम ये पेशरफ्त है और बड़ी तादाद है जिनको रिहा किया गया है। ये 840 लोग वो हैं जो नक्शे अमन के जो कानून है MPO, उसके तहत इन्हें पकड़ा गया था और पिछले चंद रोज में ही इनकी गिरफ्तारियां मुख्तलिफ शहरों में, तकरीबन को 15 पंजाब के शहर हैं जहां से इनको पकड़ा गया था। और जो कल मीटिंग हुई है स्टीयरिंग कमेटी की वफाकी वज़ीर अली मोहम्मद खान के ज़ेर सदारत लाहौर में, उसमें मामला मजीद आगे बढ़े तो उसके बाद ये रात को लेट नाइट इनकी रिहाई हुई है। और ये जो इस वक्त नाजरीन स्क्रीन पर इनके ऑर्डर भी देख रहे हैं, रिलीज ऑर्डर, ये तो सिर्फ आप देखें शेखुपुरा और अटक जो हैं, यहाँ से ही 100 से ज़ायद जो हैं वो कारकुन रिहा हुए हैं। और ये जो कारकुन हैं ये चूँकि बहुत बड़े कह लें कि उससे पहले जो इन पे दहशतगर्दी के मुकदमात थे उनमें ये मुलविस नहीं थे, ये नक्शे अमन के वो हैं। और कुछ और भी रिहाइयाँ होंगी, लेकिन सीधा ये जरूर है कि इतनी बड़ी तादाद में रिहाई जो है इससे पहले नहीं हुई थी। और इससे लग ये रहा है कि जो मुआहिदा तय पाया है उसमें अमल दरामद शुरू हो चुका है और हम इसको दूसरी शिक कहेंगे जिस पर अमल दरामद हो रहा है। मुज़ाकरात और मुआहिदे के बाद ये अहम बड़ी पेशरफ्त हुई है। नईम अशरफ भट्ट, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने PTI की कोर कमेटी के इजलास में कहा कि मुल्क में किसी किस्म की कत्ल गारत नहीं चाहता, बेअमनी का किसी को फ़ायदा नहीं होगा, मुज़ाकरात ही मसले का वाहिद हल थे। वज़ीर आज़म ने वज़रा और सीनियर पार्टी रहनुमाओं से मुत्तहिद नज़र न आने का शिकवा किया। MKM के इत्तेहाद की मिसाल भी दी। अब्बास शबीर की रिपोर्ट। PTI कोर कमेटी की बड़ी बैठक। वजीर आजम इमरान खान ने अवामी रिलीफ पैकेज पर एतमाद में लिया। पार्टी की तंजीमें न और मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत। वजीर आजम ने पार्टी रहनुमाओं को फौरी बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां शुरू करने की हिदायत कर दी। कहा अवाम में जाकर हुकूमती कारकर्दगी बताएं, टिकट सिर्फ मेरिट पर ही दिए जाएंगे। वजीर आला पंजाब को बल्दियाती कवानीन का मुसव्विदा काबीना से जल्द मंजूर कराने का भी कह दिया। इमरान खान ने पार्टी अरकान को कलअदम जमात के साथ मुआहदे पर बात करने से रोक दिया। कहा मुल्क में किसी किस्म की कत्लो गारत नहीं चाहता, बेअमनी का किसी को फायदा नहीं होगा, मुज़ाकरात ही मसले का वाहिद हल थे। वज़रा और सीनियर रहनुमाओं से ये शिकवा भी किया कि कोई भी मामला हो आप लोग एक साथ नजर नहीं आते। मिसाल दी कि जब MNA था तो MKM के अरकान असम्बली को हमेशा यकजा देखा। 18 के 18 अरकान यक जुबान बोलते तो पता चलता था कि किसी मामले पर शदीद रद्द अमल आया है। वजीर आजम ने हिदायत की कि आजम सवाती और फवाद चौधरी की पेशी पर पार्टी रहनुमा उनके हमरा इलेक्शन कमीशन जाएं। कोर कमेटी इजलास के बाद वजीर आजम से सरदार उस्मान बुज़दार की 1-on-1 मुलाकात भी हुई। इमरान खान ने कहा अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं कर सकते, पंजाब हुकूमत सूबे में सूरत हाल पर गहरी नजर रखे। कलअदम तंजीम से मुज़ाकरात करने वाली कमेटी के रुकन मौलाना बशीर फारूकी ने समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बताया कि मुज़ाकरात में आर्मी चीफ ने कहा फौज कभी नहीं चाहेगी कि मुल्क में किसी एक की भी जान जाए। मुआहदे से मुताल्लिक सवाल हुआ तो कहने लगे कि 10 दिन तक कुछ ना बोलने का वादा किया है। आर्मी चीफ ने क्या बोला आपसे? वही बोलेंगे जो बोलना चाहिए था कि भाई पाकिस्तान में क्या फौज चाहेगी कि किसी की एक जान चली जाए। वो जो लिफाफा आप दिखाते हैं जिसके ऊपर सील लगी हुई है, उस लिफाफे के अंदर क्या है? उसमें जो कुछ है मसले का हल है, लेकिन वो हम इसके लिए पाबंद है कि 10 दिन तक इस पर क्या लिखा हुआ है
तो ये तो एक बात ही नहीं हुई, क्योंकि वो तो सब कुछ लिखा हुआ है जो पाकिस्तान में बेहतर है। असल तो बड़ों लोगों का है, रियासत का रोल है, फौज का रोल है। 10 दिन आप नहीं बोलेंगे? हाँ, 10 दिन तक किसी को बात करने का इख्तियार नहीं है। जो एक मुआहिदा हुआ है, मुआहिदा सही, अल्लाह ताला का भी कानून है, अहद है। और उसके ऊपर दस्तखत किसने किए? दस्तखत सब उन लोगों ने की जो वहाँ के बड़े थे। हमारे तीनों बड़े हजरात जो आए थे, स्पीकर हैं, हमारे वजीर खारजा हैं, हमारे अली मोहम्मद साहब हैं, इन्होंने भी की, और जो सामने जो बैठे हुए थे शूरा के लोग, उन्होंने दस्तखत की। हुकूमत और कल अदम तंजीम के मुआहदे के बाद दरियाई झेलम पर तीनों पुलों से कंटेनर्स हटा दिए गए, लेकिन गुजरात में चनाब पुल अब भी बंद है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। ये रिपोर्ट देखते हैं। जिंदगी का पहिया चलने लगा, हालात मामूल पर आने लगे। दरिया झेलम पर कायम तीनों पुलों से सारी रुकावटें हटा दी गई, ट्रैफिक की आमद और रफ्त शुरू हो गई। सराय आलमगीर में भी खोदी गई खंदक भर दी गई, लेकिन शहर और गिरदोनवाह में इंटरनेट सर्विस ताहाल बंद है। दूसरी जानिब गुजरात की जीटी रोड भी ताहाल ना खुल सकी, वहां अब तक नाका लगा है। मुसलसल 11 दिन की बंदिश के बायस मुसाफिरों को काफी परेशानी का सामना है। ट्रक ड्राइवर्स कहते हैं यहाँ खाने पीने का मुनासिब इंतजाम नहीं है। गुजरात और आसपास के इलाकों में इंटरनेट सर्विस भी अब तक बहाल नहीं की जा सकी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की नैब के तीसरे तरमीमी ऑर्डिनेंस पर शदीद तनकीद। एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत ऐसा ऑर्डिनेंस जारी कर दे जिसका इतलाक सिर्फ नून लीग पर हो तो ये तमाशा ख़त्म हो जाएगा। नए ऑर्डिनेंस का मतलब है कि जो चेयरमैन नैब नहीं सुनेगा उसे सदर मुमलिकत निकाल बाहर करेंगे। इस कानून का इतलाक अब हुकूमत की चोरी पर नहीं होगा। दबे लफ्जों में नैब अफसरान को धमकी भी दी। उन्होंने क्या कहा वो गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। 30 तारीख को एक और ऑर्डिनेंस इशू हुआ है जो 6 तारीख की ऑर्डिनेंस को तब्दील करता है और उस तब्दीली का इतलाक 6 तारीख से होता है। तो ये आज हालत है इस मुल्क के वज़ीर आज़म की, उसके वजीरों की, ये कानून भी बनाना नहीं आता। मैं वज़ीर आज़म से कहता हूँ इतनी तकलीफ मत करें, एक ऑर्डिनेंस जारी कर दें कि नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे होगा और पाकिस्तान में किसी पर नहीं होगा, बात खत्म हो जाएगी। अब मुल्क का सदर जो है वो किसी वक्त भी चेयरमैन नैब को निकाल सकता है अपनी मुलाजमत से। यानी मतलब ये है कि जो चेयरमैन नैब बात नहीं सुनेगा उसको मुल्क का सदर नौकरी से निकाल देगा। जिस तरह इस कानून को तोड़ा मरोड़ा किया है, इसका इतलाक अब हुकूमत की चोरी पर नहीं होता। हुकूमत जितनी चोरी कर ले वो माफ। इस हुकूमत की करप्शन आपके घर में जा पहुंची है। ये जो आप 120 रुपए चीनी के दे रहे हैं, इसमें 70 रुपए इमरान खान की जेब में जा रहे हैं। जो आप गंदम के 80 रुपए दे रहे हैं, इसमें से 45 रुपए इमरान खान और उसकी वजीरों की जेब में जा रहे हैं। नैब में एक कानून है जिसमें नैब के चेयरमैन को और उसके अफसरान को इस्तिस्ना हासिल है किसी भी अमल से। जरा ये सोच लें कि कल कोई हुकूमत आएगी, वो उस इस्तिस्ना को एक ऑर्डिनेंस के जरिए हटा देगी। जब इस्तिस्ना खत्म हो जाएगी तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि नैब के सारे चेयरमैन इस अदालत के अंदर खड़े होंगे, उसी कटहरे में खड़े होंगे जहाँ हम आज खड़े हैं। तो ये तमाशे मत करें, कानून से मत खेलें। बेएहतियाती, लापरवाही। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कोरोना का शिकार, लेकिन खुद को करंतना करने के बजाय बाहर घूमते रहे। समा के सवाल पर बोले कल बुखार हुआ, टेस्ट कराया जो मस्बत आया। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शहजाद अली। शहजाद, इतनी बेएहतियाती? जी इरम, बिल्कुल। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जो कि आज सुबह एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में अपने LNG रेफरेंस में पेश हुए तो उनसे हमने ये सवाल किया कि सर आपको तो बुखार है, जिसके बावजूद आप जो है वो अदालत में पेश हुए, जिस पर उनका ये कहना था कि मुझे कल हल्का बुखार था, जिसके बाद मैंने टेस्ट किया तो मेरा टेस्ट मुस्बत आया, लेकिन मुझे अभी कोई भी सिम्टम्स नहीं है और मेरा बुखार भी आज जो है वो नॉर्मल है, जिसके बाद जो है मैं आज अदालत में पेश हो गया हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि आज मैंने दोबारा लैब से टेस्ट करवाया है, जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। जब वो रिपोर्ट आती है तो उसके बाद आपको आगाह भी करूंगा। लेकिन आप इसको लापरवाही कहें या बेहतियाती, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बावजूद जो है वो आज एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश हुए। बहुत शुक्रिया शहजाद अली आपका।
और पंजाब में डेंगू मच्छर के वार बढ़ने लगे हैं। मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। लाहौर में डेंगू बुखार में मुब्तला मरीजों की तादाद 11,000 से तजावुज कर गई। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में मजीद 370 मरीज रिपोर्ट हुए। बात कर लेते हैं, दानियाल उमर हमारे साथ हैं। दानियाल, मजमूई सूरत हाल से आगाह कीजिए। देखिए, लाहौर में रोजाना की बुनियाद पर जो डेंगू केसेस हैं उनमें इजाफा देखने में आ रहा है। 24 घंटे के दौरान 370 मरीज लाहौर में रिपोर्ट हुए हैं और अब लाहौर में जो डेंगू केसेस की तादाद है वो 11,000 से ज्यादा हो गई है। पिछले एक माह के दौरान जो अक्टूबर का महीना गुजरा है, तकरीबन 9,800 से ज्यादा डेंगू के जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं लाहौर के अंदर। और साथ ही साथ अगर पिछले 15 दिन के केसेस का तज्जिया करें तो तकरीबन 7,500 से केसेस जो ज्यादा हैं वो पिछले 15 दिन के दौरान जो है वो लाहौर के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक वो रोजाना की बुनियाद पर डेंगू लार्वा तल्फ करने का काम भी कर रहे हैं। 700 से ज्यादा ऐसे मुकामात हैं लाहौर के जहां पर गुज़श्ता रोज डेंगू लार्वा तल्फ किया गया है। इस वक्त अस्पतालों की जो लाहौर में सिचुएशन है उसकी बात करें तो तकरीबन 1600 से जायद ऐसे मरीज हैं जो कि तशवीशनाक हालत में लाहौर के अस्पतालों में जेर इलाज हैं। जी दानियाल, तफसील के लिए शुक्रिया। मुल्क में कोरोना से अमवात और नए केसेस में नुमाया कमी आने लगी। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 39,296 टेस्ट किए गए, 457 केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 1.16% रही। एक दिन में मजीद 10 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 28,468 हो गई। पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग को टफ टाइम देने के लिए तैयार। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी को छोड़कर जाने वाले 95% साथी वापसी के लिए राब्ते में हैं। बोले, अगर चौधरी निसार पीपल्स पार्टी में आना चाहें तो खुशामदीद कहेंगे। राजा परवेज अशरफ की समा के नुमाइंदे इमरान अशफकत से खुसूसी गुफ्तगू हुई है, वो गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे से जो गए हुए दोस्त हैं, जो हमारे दोस्त गए थे, वो तो तकरीबन 95% जो है वो चाहते हैं कि वो वापस आएँ और वो केस टू केस हम देख रहे हैं उनको। पार्टी ही जो है ना एक आदमी को इम्पोर्टेंट बनाती है, उसको उम्मीदवार बनाती है, उसको शनाख्त देती है। तो एक प्रोडक्ट जब बन जाता है तो फिर पार्टी को छोड़ना जो है पार्टी के साथ भी ज्यादती होती है। हमें इस नुक्ते पर बहुत रिजर्वेशन थी। हम नहीं चाहते थे कि हम सिर्फ लॉन्ग मार्च करें और इस्तीफे देकर चले जाएं, और बल्कि हमने एक मीटिंग में पूछा तो फिर क्या होगा अगर वो बाई इलेक्शन कराएंगे। तो उन्होंने कहा कि फिर बाई इलेक्शन कराएंगे तो हमें बाई इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो हमने कहा कि वो फिर क्या हो, उन्होंने बोला फिर इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर कोई जो हमारा नुक्ता नज़र को समझ आ जाए कि जो हम कह रहे हैं वो ठीक है तो मैं समझता हूँ तो फिर इस पे भी सोचा जा सकता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को 1985 का एक तजर्बा भी है। हमने इलेक्शनों का बाइकआउट कर दिया था और उन्हीं इलेक्शन हमारे बाइकआउट की वजह से ये जो आजकल बड़े सियासतदान हैं सारे, ये उसी 1985 की पैदावार हैं। चौधरी निसार साहब बड़ी नामवर शख्सियत हैं, वो बहुत बड़े सियासतदान हैं और उन जैसी शख्सियत को कौन वेलकम नहीं करेगा। अमरीकी डॉलर की बेकदरी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में दौरान ट्रेडिंग डॉलर 1 रुपये सस्ता हो गया। अमरीकी डॉलर 170 रुपये 30 पैसे पर आ गया है। बात कर लेते हैं सैयद रिजवान आलम से। रिजवान, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, 5वां रोज है कि हम देख रहे हैं करेंसी मार्केट में डॉलर की कदर गिर रही है। डॉलर वापस जो उसकी असल एक्चुअल कदर है उसकी तरफ वापस आ रहा है, क्योंकि सऊदी हुकूमत की जानिब से जो माली इमदाद का पैकेज था उसके ऐलान के बाद और IMF से मुतवक्का डील जो तकरीबन फाइनल हो चुकी है, उसको लेकर जो है वो रुपए की बेकदरी का जो सिलसिला था वो रुक गया और डॉलर नीचे आने लगा है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये तकरीबन नीचे आ गया है। 170 रुपये 30 पैसे की सतह पर ये ट्रेड हुआ है दौरान ट्रेडिंग इंटरबैंक में। इसके अलावा ओपन करेंसी मार्केट में इसकी कदर जो है वो 170 रुपये पे आ गई। 5 रोज में डॉलर 5 रुपये सस्ता हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि डॉलर की कदर जो है वो 170 रुपये से भी नीचे आ सकती है। जी बहुत शुक्रिया सैयद रिजवान आलम आपका। मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोहित यूसुफ इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पाकिस्तान में देखी जिसके सारे ताने बाने जुड़ते हैं जाके जो अफगानिस्तान में मिलिट्री कैंपेन 9/11 के बाद हुई, तो हम तो इसके सबसे बड़े विक्टिम हैं। इसलिए जब हम बात करते हैं अफगानिस्तान में इस्तेहकाम की, एक तो एक है हमारे अफगान बहन भाई हैं, उनका हक है, 4 दहाइयों से वो वहां एक जंग की सूरत हाल में रह रहे हैं। लेकिन दूसरा ये कि हमें अपनी सलामती के लिए
ये ज़रूरी है हमारे लिए कि अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम हो और वहाँ पे अमन की शक्ल जो है मुस्तकिल तौर पर कायम रहे। इसलिए ये हमारा हक है बहैसियत पाकिस्तान दुनिया को ये बात बावर कराना कि वस्ती दुनिया के लिए शायद 10,000 मील दूर बैठ के ये एक लग्जरी हो, लेकिन हमारे लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अफगानिस्तान से डिसएंगेज करने की। हम चाहते हैं कि दुनिया उनको सपोर्ट करे ताकि आम अफगान जो है उसके लिए मसाइल न बढ़े। ये एक सियासी मामला नहीं, हमारे लिए ये ह्यूमैनिटेरियन और हमारी कौमी सलामती का मामला है। तो इस पे पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का मुकम्मल इत्तेफाक है अफगानिस्तान की पोजीशन पे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान SCO के फोरम में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें भी इकट्ठा काम करते हैं और उसमें भी बहुत से अनासर हैं उस पर्टिकुलर फोरम के जिसमें दहशतगर्दी के खिलाफ कोऑपरेशन, जिसमें सिक्योरिटी के बाकी मामलात पे कोऑपरेशन, वो भी दोनों ममालिक जो हैं उन्होंने रीअफर्म किया है वहाँ पे कोऑपरेशन। जहाँ तक इस कमीशन का ताल्लुक मैं आपको बताता चलूँ, इसमें ट्रांसनेशनल क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग का जो मामला है, मुनशियात का, उसके अलावा दहशतगर्दी के खिलाफ कोऑपरेशन और फिर एक दूसरे की कैपेसिटी बिल्डिंग जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट यानी हमारी NDMA, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, ये तमाम पहलू आज इन पे बात हुई और ये हमारे एग्रीमेंट का हिस्सा है जिस पे आगे वर्किंग ग्रुप्स की शक्ल में हम काम करेंगे। उज़्बेकिस्तान के साथ पहले ही हमारी मिलिट्री एजुकेशन पे, डिफेंस कोऑपरेशन पे MOUs मौजूद हैं, उनको भी इसी प्रोसेस में आगे लेके दोनों ममालिक चलेंगे। आज की जो मीटिंग थी और जो प्रोटोकॉल है उसके मेमोरान में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फॉरेन ऑफिस, हमारे NDMA, लॉ मिनिस्ट्री और FBR ने शिरकत की और इस सारे को कोऑर्डिनेट करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन जो है वो इसका मेन कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग बॉडी होगी। एक और मैं आपको अहम बात बता दूं कि उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान में बहुत से MOUs पहले से हुए हैं, बहुत से एग्रीमेंट्स हुए हैं, लेकिन वो बदकिस्मती से उस तरह इफेक्टिवली चलाए नहीं जा सके पिछले कुछ सालों में। तो ये भी आज एग्रीमेंट हुआ है कि उन तमाम जो भी हमारे आपस में बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं जो सिक्योरिटी से मुतालिक हैं उनको भी इसी कमीशन के जरिए हम आगे लेके चलेंगे और रिवाइटलाइज करेंगे। इनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं लेफ्टिनेंट जनरल विक्टर महमूदोव, इनका दौरा कल तक जारी रहेगा। ये आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे दोपहर में, वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे और रावलपिंडी में GHQ में भी इनकी एक मुलाकात होगी। कल ये तोरखम का दौरा कर रहे हैं। मुशीर बराए कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने कहा है कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की पोजीशन बिल्कुल एक है। सेंट्रल एशिया के ममालिक में उज़्बेकिस्तान अहम किरदार अदा करता है। ग्रीन शर्ट्स ने पहले 3 मैचेस में हरीफों को शिकस्त दी। समा की मलिका की तीनों पेशगोइयां दुरुस्त साबित हुई हैं। नामीबिया के खिलाफ मैच का क्या नतीजा निकलेगा? समा की मलिका किसको फेवरेट करार दे रही हैं? आपको दिखाते हैं। वर्ल्ड कप T20 के सनसनीखेज मुकाबले जारी है और ऐसे में समा की मलिका भी हमारे साथ मुसलसल साथ है। तो अब मुकाबला होने जा रहा है पाकिस्तान और नामीबिया के दरमियान। तो देखते हैं कि आज समा की मलिका क्या बताती है, कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी। आइए जान लेते हैं समा की मलिका से। फिर से पाकिस्तान जीतेगा, यानी हम जीतेंगे और सेलिब्रेशन भी जारी रहेगी। पाकिस्तान वर्सेस नामीबिया और ऐसे में समा की मलिका ने बता दिया है कि जीतेगा एक बार फिर से पाकिस्तान और ये सेलिब्रेशन का सिलसिला रहेगा जारी। कौमी टीम की T20 वर्ल्ड कप में बेहतरीन कारकर्दगी से सब खुश हैं।
शोबिस सितारे नामीबिया के खिलाफ मैच पर कितने खुश हैं, ये बताएंगे हुज़ैफा खान अपनी रिपोर्ट में। वर्ल्ड कप में जीत की हैट्रिक करने के बाद कौमी टीम अगले मैच में नामीबिया से टकराएगी। मुल्क भर के शायकीन तो बहुत पुरजोश हैं, लेकिन शोबिस सितारों से जानते हैं कि वो कौमी टीम की परफॉर्मेंस को किस तरह देखते हैं। इतना ज़बरदस्त खेल रहे हैं और इतनी फॉर्म में माशाल्लाह से हमारी टीम कि अगर हमारे ओपन नहीं कर पाते तो हमारे मिडिल ऑर्डर कर लेते हैं, मिडिल ऑर्डर नहीं कर पा रहे तो हमारे आखिर के पेयर कर रहे हैं। बॉलिंग आउटस्टैंडिंग है, फील्डिंग आउटस्टैंडिंग है और मुझे पूरी अल्लाह से उम्मीद है कि हम फाइनल में पहुंचेंगे और जीत कर आएंगे और फिर हम बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे। यार ये टीम तो लग रहा है कि विनर होगी वर्ल्ड कप में। इतना कॉन्फिडेंस, इतना ट्रस्ट हमें पाकिस्तान की टीम में कभी भी नहीं हुआ। कुछ और प्लेयर्स जो हैं वो भी बीच में ऐड करने चाहिए जिनको मौका नहीं मिला अभी तक। हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, हमारे बॉयज़ जो हैं इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। सो आई होप कि ये परफॉर्मेंस ऐसे बरकरार रहे और नज़र ना लगे किसी की हमें, और हम जादू टोने जो बकौल उनके करवाए जा रहे हैं उनसे महफूज रहें और इंशाल्लाह ट्रॉफी लेकर घर आएं। ये तो बस प्रैक्टिस मैच है, सेमीफाइनल में तो पाकिस्तान पहुँच गया। अब बात करेंगे सेमीफाइनल की और फाइनल की। पूरी कौम की तरह शोबिस सितारे भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस से बहुत खुश नजर आते हैं। उनका कहना यही है कि अगर पाकिस्तान इसी तरह खेलता रहा तो वर्ल्ड कप जरूर जीतेगा। कैमरामैन सनाउल्लाह डायरी के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। वेलकम बैक। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक आई में गैर कानूनी पोर्शन बनाने से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान सिंध हाई कोर्ट ने SBCA अफसर पर सख्त बरहमी का इजहार कर दिया। रिमार्क्स दिए, बिल्डर मिठाई भेज देता है, इमारत खड़ी हो जाती है। DG SBCA और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत दरखास्त की समाअत हुई। अदालत ने SBCA वकील की सख्त सरजनिश की। जस्टिस फैसल कमाल ने कहा, अभी तो सिर्फ जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ एक्शन का हुक्म दिया है, अदालत इससे आगे भी हुक्म दे सकती है। सिंध हाई कोर्ट ने DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और डायरेक्टर SBCA सेंट्रल को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने एडमिनिस्ट्रेटर्स की सियासी तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर कर दी। दरख्वास्त में एडमिनिस्ट्रेटर्स के लामहदूद इख्तियारात को भी चैलेंज किया गया है। बात कर लेते हैं इरफानुल हक से। इरफान, आगाह कीजिए इस बारे में। देखिए, MPM की दरख्वास्त में ये कहा गया है कि जो सूबे भर में एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात किए गए हैं, एक तो ये सियासी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और दूसरा इन्हें लामहदूद इख्तियारात दे दिए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर्स को अफसरान के तबादले और तकरूरी का भी इख्तियार दे दिया गया है, जिसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। MPM पाकिस्तान का ये कहना है अपनी दरख्वास्त में कि बिलखुसूस कराची और हैदराबाद में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात किए गए हैं वो सियासी मुदाखलत कर रहे हैं और सियासी एडमिनिस्ट्रेटर्स होने के नाते अफसरान पर असरअंदाज हो रहे हैं। अगर इस सूरत हाल में यहाँ बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो वो गैर जानिबदाराना इलेक्शन नहीं हो सकते। इसलिए इस दरख्वास्त में न सिर्फ सिंध हुकूमत बल्कि इलेक्शन कमीशन को भी फरीक बनाया गया है और ये भी इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती और उसके इख्तियारात के हवाले से भी वजाहत करे, चूँकि बल्दियाती इंतखाबात करीब हैं तो ऐसी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी असरअंदाज होना चाहती है और वो सियासी फायदा लेना चाहती है। बहुत शुक्रिया इरफानुल हक आपका। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। पेशावर हाई कोर्ट ने गैर जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात को गैर आइनी करार दे दिया। बात कर लेते हैं सज्जाद हैदर से। सज्जाद, इस मामले की तफसील बताइए। जी बिल्कुल, अपोजिशन जमातों की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में खास इलेक्शन जो गैर सियासी जमाती तौर पर जो है बल्दियाती करवाए जा रहे हैं उसको जो है कलादम करार दिया जाए। तो अदालत ने आज अपना मुख्तसर फैसला जारी करते हुए जो गैर सियासी जमात से जो बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाते हैं नेबरहुड और विलेज काउंसिल का, उसको कलादम करार दे दिया और साथ ही ये भी कहा है इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन जो है शेड्यूल के मुताबिक ही किए जाए। तो इसके बाद जो है यहाँ पर जो वकला मौजूद थे और दीगर लोगों से हमने बात की तो उनका यही कहना था कि अदालत ने तो अहकाम जारी कर दी है इलेक्शन शेड्यूल पे करवाने का, लेकिन वो जो है इससे मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया क्योंकि सूबाई हुकूमत ने जो तरमीम की थी उसको दोबारा से तरमीम करनी होगी इस इलेक्शन में, क्योंकि इलेक्शन जो है। तफसील के लिए शुक्रिया सज्जाद हैदर। बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.39 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा ने समाअत मुकम्मल कर ली। फैसला चंद रोज बाद आएगा। दौरान समाअत चेयरमैन नेपरा ने कहा कि इससे पहले अथॉरिटी ने ₹3.34 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी थी, ताहम हुकूमत ने ₹1.95 इजाफा किया और ₹1.85 फी यूनिट सब्सिडी दी। अब हुकूमत सब्सिडी कम करके टैरिफ में ₹1.39 फी यूनिट इजाफा चाहती है। पावर डिवीजन हुकाम ने बताया कि इजाफे के बाद बिजली का औसत टैरिफ ₹15.36 फी यूनिट हो जाएगा। इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन पर होगा।
लाहौर के इलाके गाजियाबाद में जाली आमिल ने खातून को मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बात करते हैं जहांगीर खान से। जहांगीर, बताइए इससे मुताल्लिक। अजी, ये गाजियाबाद की रिहायशी खातून है जो कि अपने शौहर से झगड़ने के बाद जो है इस जाली पीर के पास तावीज़ात लेने के लिए गई थी। और खातून का ये इल्ज़ाम है कि जब दूसरी मरतबा इसको इस जाली पीर ने अपने पास बुलाया तो उसको घर में बंद करके मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने मुतासरा खातून की दरख्वास्त पर जाली पीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसको गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस का कहना है कि मुतासरा खातून का मेडिकल करवाया जा रहा है, जबकि मुलजिम आरिफ बाबा जो है उससे तफ्तीश जारी है। जी, तफसील के लिए शुक्रिया जहांगीर। लाहौर में खातून से दस्तदराजी का एक और वाकया सामने आ गया। पुलिस ने वक़ूए के चंद घंटे बाद मोटरसाइकिल नंबर की मदद से दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। रियाज अहमद रिपोर्ट करेंगे। चिंची रिक्शे पर सफर करने वाली खातून को हरासा करने का एक और वाकया। मॉडल टाउन में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने चिंची का पीछा किया। मौका देखकर नाजेबा इशारे किए और फिर दस्तदराजी भी की। मुतासरा फैमिली ने मोटरसाइकिल का नंबर नोट करके पुलिस को दरख्वास्त दी, जिस पर मुल्जिम पकड़े गए। बाइक के एक्साइज डेटा की मदद से पुलिस ने दोनों लड़कों के फोन नंबर निकाले, उनकी लोकेशंस ली और रातों रात इन मुल्जिमान को अमर सिद्धू के इलाके से टेक्निकल वर्किंग की मदद से ट्रेस कर लिया है। इससे पहले भी लाहौर में दो मोटरसाइकिल सवारों ने चिंची रिक्शे में सवार एक खातून के साथ दस्तदराजी की थी। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरामैन अशफाक अब्बासी के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। रावलपिंडी ढोक चौधरिया में यतीमों की कफालत करने वाले निजी ट्रस्ट में बच्चों पर मुबैना तशद्दुद का वाकया सामने आया है। पुलिस ने इलाका मकीनों की शिकायत पर ट्रस्ट डायरेक्टर को हिरासत में ले लिया। बात कर लेते हैं सदाकत अली से। सदाकत, पुलिस ने क्या तहकीकात की है इस मामले पर? जी, ये ढोक चौधरिया का इलाका है जहाँ पर ये निजी यतीमों के बच्चों का ट्रस्ट है, जहाँ पर यतीम बच्चों की कफालत की जाती है। कुछ पिछले एक हफ्ते के दौरान जहाँ बच्चों की चीखों पुकार की आवाज़ें सुनी जा रही थी, जबकि ट्रस्ट के बिल्कुल सामने रिहायशी हाजी अता नाम के एक शहरी ने रेस्क्यू 15 पर कॉल करके पुलिस को इतला की, जिस पर थाना एयरपोर्ट पुलिस ने फौरी तौर पर एक्शन करते हुए जो ट्रस्ट के जो डायरेक्टर थे मोहम्मद बिशारत, उनको हिरासत में ले लिया। उसके बाद बच्चों को जो है वो ट्रस्ट से फौरी तौर पर निकाल कर थाना एयरपोर्ट मुंतकिल किया गया और अभी इस मामले की तहकीकात की जा रही है, जिसके बाद जो है पुलिस अपने मंतकी फैसले तक पहुंचेगी। हम बच्चों का ये कहना है कि उन्हें यहाँ पर मारा जाता है, पीटा जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा यहाँ पर तंग है। और फुटेज में भी वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि बच्चों को जो है वो रो रहे हैं और इस बात का इजहार कर रहे हैं कि उनको यहाँ पर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। जी, सदाकत अली, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। लाहौर के इलाके आलिया टाउन में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने का सबब बन रहे हैं। अहले इलाका ने इंतजामिया से मसले को हल करवाने की अपील की है। मेरा नाम है कामरान भट्टी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आलिया टाउन के इलाके में। जगह जगह लगे कूड़े के अंबार इलाके में बदबू और ताफुन फैला रहे हैं और रही सही कसर ये नाला पूरी कर रहा है। वैसे तो हुकूमत की जानिब से साफ सुथराई के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इन दावों की हकीकत आपके सामने है। इस गंदगी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं और यहाँ के लोग आए रोज बीमार हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी इंतजामिया से यही अपील है, खुदारा इस इलाके के हाल पर रहम किया जाए और यहाँ के मसाइल को हल करवाया जाए। T20 वर्ल्ड कप में बायस सिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी का पहला वाकया। इंग्लैंड के अंपायर माइकल गफ पर 6 रोज की पाबंदी आयद कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माइकल गफ जुमे के रोज होटल से बाहर निकली और बगैर इजाजत लोगों से मुलाकात की, जिसके बायस उन्हें करंतना कर दिया गया है। मज़ीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।